मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और रीट एग्ज़ाम के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस सेट को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण, आपका फर्स्ट प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। तो आपको बताना है किसके कारण ये हरे होते हैं। तो पौधों में जो हरा वर्णक पाया जाता है यह आपका होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के कारण, वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। इसमें जो होता है क्लोरोफिल पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरित आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। प्रोटीन युक्त या एक जटिल रासायनिक यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, जो भोजन के जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, बताना है कौन सी ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो जिम्मेदार हैं इसके लिए। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी। तो ये आपको बताना है कौन सी उत्तरदायी हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी सभी आती हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो होता है सभी मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं, वर्णित होती हैं, इसमें आपका ग्रीन हाउस प्रभाव भी आता है, मुख्य रूप से वैश्विक तापमान भी आता है। इसलिए सभी क्रियाकलाप होते हैं, इनका योगदान होता है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो सब कारण आपके हो जाएंगे। एरोसोल कैन का उपयोग हो जाएगा, कृषि क्रियाकलाप भी हो जाएगा, वनों का जलाना भी हो जाएगा और ये सभी। तो आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपको बताना है। कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, स्पर्शगंधा, सर्पगंधा। तो ये आपको बताना है। इसमें यूफॉर्बिएसी फैमिली जो आपकी है पौधों की, तो इसके अंतर्गत आपका एक पौधा जो आता है, बहुत फेमस पौधा है, आप लोग जानते भी होंगे, जेट्रोफा होता है। इसके जो बीज होते हैं उससे तेल निकाला जाता है, जेट्रोफा के पौधे से। और जो खली बचती है तेल निकालने के बाद जेट्रोफा के पौधे से, उसको जानवरों के चारे के लिए या जैविक खाद के लिए भी उपयोग किया जाता है। उच्च कोटि की जैविक खाद होती है, जानवरों को खिलाया भी जाता है। इसमें एक चीज़ जो आपकी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका ये यूफॉर्बिएसी फैमिली का पौधा है, जेट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम, ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल के नाम से, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो आपको बताना है किस नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही पवित्र पौधा है हिंदू धर्म का, पूजा भी की जाती है इसकी। इसका नाम होगा तुलसी, जिसे ओसिम सैक्टम भी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, जो बीजों की फैमिली होती है, शाकीय पौधा की श्रेणी में आता है। और यह जब उगता है जहाँ पे होता है यह झाड़ी के रूप में होता है। इसकी ऊंचाई जो हाइट होती है 1 से 3 फीट की ऊंचाई पर होता है यह पौधा। और जो हिंदू धार्मिक संस्कृति के अनुसार इसका काफ़ी महत्व है और प्रचलन भी है। ज़्यादातर बीमारियों के काम में भी आता है यह। सर्दी, जुकाम, खांसी और दंत रोग जैसे श्वास रोग संबंधी रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ तुलसी के औषधीय गुण थे जो इस प्रश्न से संबंधित थे, आपको बताया गया। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? जो पीने वाला जल आपका होता है, शुद्ध जल जो होता है, क्या कहेंगे उसको? ताज़ा जल, पीने योग्य जल, अशुद्ध जल, नल का जल। ये आपका हो जाएगा सेकेंड, इसका आंसर राइट होगा। पीने योग्य जल जो होता है सुरक्षित होता है और यह अशुद्ध जल जीवन के लिए आवश्यक लवण की अनुपस्थिति जो होती है उसके कारण ही होता है, सुरक्षित नहीं माना जाता है। ताज़ा जल और नल जल का उपयोग सामान्य रूप से मानवीय
उपयोग में होता है, लेकिन ताज़ा जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो पीने योग्य जल आपका सुरक्षित जल होगा, ये राइट आंसर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण प्रारंभ हुई थी या हुई थी? कौन सी गैस ऐसी थी जिसका रिसाव हो गया था? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यह प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न आपका है। 1984 में घटित हुई थी यह घटना, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था जिसके कारण आग लग गई थी। यह भोपाल हुई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक दुर्घटना थी और यहाँ पे जो स्थित था यूनियन कार्बाइड प्लांट थी। मिथाइल आइसोसाइनेट और के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसका नाम यूनियन कार्बाइड प्लांट था। इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, चाहे जो सेट होगा आपका। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका है। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस, आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष होता है, प्रति ईयर आप कह लेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और जो इसकी स्थापना जब की गई थी 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और स्टॉकहोम में की गई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1972 संयुक्त राष्ट्र महासभा, स्टॉकहोम। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की अगवानी भारत के द्वारा ही की गई थी। तो आपका ये आंसर होगा 5 जून। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, स्टॉकहोम 1972। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न, एम स्वामीनाथन एक हैं, एक विश्व हरित क्रांति पूछा जाता है, एक भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है। तो ये इससे संबंधित प्रश्न आपका है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो आपको बताना है इसको, ये कौन है? एम स्वामीनाथन एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जो भारत में हरित क्रांति लाने का प्रयास किए थे, इनके द्वारा आया था। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 में हुई थी और यहाँ इसके अंतर्गत जो उत्पादन हुआ था फसलों का, उसमें गेहूं और चावल मुख्य रूप से इस पर प्रभाव पड़ा था और उत्पादन दर बढ़ गई थी। तो 1966-67 ये मत भूलिएगा। और एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना जो की गई 1982 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय या ख्याति प्राप्त संस्था है। यह संस्थान उत्तराखंड जो आपका है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अतिरिक्त वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है। ये जो भी कार्यक्रम इससे होती हैं वाइल्ड लाइफ संबंधित, यह प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हरे पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो वहाँ की ऊर्जा होती है। और इस प्रक्रिया में वह जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस होती है उसको सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं, निकालते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, हरी पत्तियां जो होती हैं पौधों की, सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भूमि से जल लेती हैं, जो जड़ों का काम होता है, और खनिज लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? यह आपका जो सेट उपलब्ध हो रहा है आप लोग को एक्सप्लेन के साथ, एक अच्छे एक्सप्लेन के साथ उपलब्ध हो रहा है, तो पूरा सेट जरूर देखिएगा। शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। इसका इम्पोर्टेंट आपका आंसर होगा
दूसरा मृतक भक्षी होगा, जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव होते हैं, उसमें बहुत छोटे जीव आते हैं आपके अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये खाने वाले जीव मृतक भक्षी या अपघटक इसको डिकम्पोजर्स भी कहा लेंगे। ये जीव होते हैं आपके कीड़े मकोड़े, जीवाणु और कवक जैसे छोटे प्राणियों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जो इसका जगत आपका होता है, जो मृत कार्बनिक सामग्री को खाते हैं और छोटे कणों तथा अंतः सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं और ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपघटन प्रकृति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे यह साइकिल आपका चलता रहता है। तो ये मृतक भक्षी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इससे प्राप्त होती है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। जो तप्त भौम जल होता है उससे प्राप्त होती है। इसमें भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का जो गर्म क्षेत्र होता है, एक सीधी सुरंग वहाँ से खोद दी जाती है, जिससे इसके भीतर जो उत्पन्न होने वाली भाप की सतह होती है वो आ सके। यह भौम जल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? एक घास स्थल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या कहाँ स्थित है ऐसा पूछा जाएगा, या कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो ये जानते हैं आप लोग, 16 घाट जो होते हैं ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। लगभग जो इनकी ऊंचाई है 1800 मीटर ऊंचे मैदानों पर उगने वाला यह एक प्रकार का विशिष्ट पौधा होता है, विशेष प्रकार का पौधा है। और इसे पौधों में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं, नीले रंग के पुष्प खिलेंगे, और जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत है आच्छादित होते हैं वहाँ पे पाए जाएंगे। तो इसे नीलगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई है, जो नीले फूल खिलते हैं इस वजह से इसको, और 12 वर्षों में एक ही बार यह फूल देता है। तो इम्पोर्टेंट रखना, यह आपका जो है पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं आपके। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं, कहाँ पे करते हैं? कोकारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, ये सभी, या अलापतीज। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पेलिकन पक्षी आपका ये सभी हो जाएगा, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रवासी पक्षी है। पेलिकन पक्षी साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप में प्रजनन व भोजन के लिए भारत में वो आते हैं, यहाँ की जलवायु की वजह से। भारत में पक्षी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः गुजरात के कच्छ, जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश का जो नेलापट्टू है, इन स्थानों पर निवास व प्रजनन करते रहते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रवासी पक्षी है, पेलिकन पक्षी। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग। एक प्रश्न पूछा जाता है, पारा मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न। पारे की अधिकता के कारण जो होता है आपका, ये पारा हो जाएगा इसमें। मिनीमाता रोग जो होता है, पारा जो अधिक मात्रा में खा लेते हैं उसके कारण से होता है मिनीमाता रोग। और इस प्रांत में 1953 में यह रोग एक फैला था जापान के क्षेत्र में, कुमोत्रे में प्रांत, एक कुमोत्रे प्रांत है वहाँ पे 1953 में फैली हुई थी यह बीमारी। तो यह रोग पागलपन, मानसिक भ्रम और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है, और ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पारा होगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? आपको बताना है किस ध्रुव पर हुआ है, उत्तरी साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे या भूमध्य रेखा पे, या इनमें से कोई नहीं है, ना नापतीज। तो आपका भूमध्य रेखा दिया गया है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसको, ये पारे की अधिकता ओजोन परत का जो हानिकारक हुआ है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। आपकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, तो ये जो होता है आपकी ओजोन परत वो रोकती है। और इसके क्षय होने के कारण जो आपके होते हैं, वर्षों से जो क्षय हुआ है, हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगा है, और इससे सबसे भयानक रोग जो आपका होता है वह त्वचा कैंसर होता है। और दक्षिणी ध्रुव जो आपका होता है साउथ पोल पे देखने को मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साउथ पोल, थर्ड राइट आंसर होगा। यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार घुमा के पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, और कौन सी गैसें आती हैं वहाँ से।
सूर्य से। हानिकारक गैसें जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, या कौन सी बीमारी हो सकती है। तो प्रश्न आपका कई बार घुमा के पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस आर दास। तो भारत के जो प्रथम नागरिक थे वो हीरालाल जेकानिया, ये प्रथम न्यायाधीश थे और इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। जो इनका कार्यकाल था मुख्य रूप से वर्णन कर देते हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा हीरालाल जेकानिया का। और जब इनकी नियुक्ति हुई थी तत्कालीन जो राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। और ये इनका जो पूर्व में पद था मुंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, ये कार्य कर रहे थे हीरालाल जेकानिया। तो ये प्रथम और मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। एक पूछा जाता है, एक बुक का नाम। विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। तो आपका ये 131 नंबर क्वेश्चन इसमें कौन सा रहेगा। तो रेड डाटा बुक जो होता है आपका प्रदर्शित करता है विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं। रेड डाटा बुक याद रखिएगा। या इंटरनेशनल जो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइट IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है जो विलुप्त जीव होते हैं। इसमें संकट और दुर्लभ अपर्याप्त ज्ञात जीवों के लिए संयुक्त कार्यक्रम चलता है। IUCN जो होता है 1988 में विलुप्त जीवों की सूचना संबंधी एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की थी। और यह एक जो आपकी संस्था वैश्विक संरक्षण संघ है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है कभी कभी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। तो रेड डाटा बुक का मुख्यालय आपका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1988 में अब प्रकाशित की गई थी। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यासीन अबरार। तो ये उस समय का प्रश्न है करंट का। तो वर्तमान जो रही होंगी उनका नाम बताया जाएगा आप लोग को, ये करंट का नहीं है। रेखा शर्मा को बनाया गया था उस समय। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उनको नियुक्त कर दिया गया था। और ये जो थी इससे पूर्व में भी आयोग की सदस्य रह चुकी थी। तो रेखा शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो किसके द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है, आप जानते हैं। इसका आंसर बताते हैं हम। संसद के जो 2 सदन होते हैं उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वह राष्ट्रपति भी की शक्ति द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के द्वारा प्राप्त होती है। आप संसद की संयुक्त के अध्यक्षा लोकसभा अध्यक्ष पूरा करता है ये। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है और जो इसका अनुच्छेद है 108 के द्वारा प्राप्त होती है ये शक्ति। जो बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसको याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। थर्ड, 9, 6 और 4 ये संविधान के भाग हैं। तो ये आपका जो है भारतीय संविधान का 9वां जो आपका है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज जो पंचायत से संबंधित वर्ग होता है प्रावधान किया गया है। अधिनियम भाग 9A को शामिल भी किया गया है और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को सृजित भी किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, कब किया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय शासन से, शहरी स्थानीय शासन से, संसद की शक्तियों से। तो ये जो आपका 74वां 74 संविधान संशोधन हुआ था ये नगरीय शासन से संबंधित था। यह नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्राप्त की गई थी। पर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा शहरी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 या में
3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 243 है जो शहरी स्थानीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपका, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो आपका होता है हो जाएगा 4th, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्तरदायी होती है। इसका फार्मूला होता है SO2 और यह मानव जनित स्रोतों से निश्चित होकर सल्फर वायुमंडल में पहुंच जाती है। जल के साथ सल्फर तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेती है, जिससे घुलने से वर्षा जो होता है आपका जो वर्षा का पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में बहुत अच्छा सेट है, आप इस सेट को आप पूरा पढ़िएगा तब आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। भारतीय संविधान में विधि शासक विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका आपका दिया गया है। तो ये जो आपका होता है भारतीय संविधान जो आपका है विश्व के विभिन्न संविधानों में प्रावधान किया गया है कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, राइट आंसर इंग्लैंड इसका होगा। जो विधि शासन इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन और जो ऑप्शन है उसकी व्याख्या कर देते हैं। इंग्लैंड आपका है यहाँ से विधि शासन और एकल नागरिकता संसदीय जो विशेषाधिकार हैं उसको लिया गया है इंग्लैंड से, आपका इंग्लैंड हो गया। दूसरा आपका अमेरिका राष्ट्र है, अमेरिका से मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता की प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। आयरलैंड आपका है, यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। जापान विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको ली गई है। आपका अहम जो जर्मनी है, जो आपातकालीन उपबंध है उसको जर्मनी से लिया गया है। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी इस प्रश्न से संबंधित। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? यदि आपको एग्जाम देना है टेट या सुपर टेट का तो आप लोग संविधान एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको टेट में या सुपर टेट में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है जो केंद्र एवं राज्य सरकार को देने के लिए समान रूप से चुनाव कराती है, संपन्न करती है। इसका अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग वर्णित किया गया, अनुच्छेद 334 में 324 में वर्णित किया गया है जो इसका अनुच्छेद है। और भारतीय संविधान में जो आपके भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 339 का तक उपबंधों को वर्णित किया गया है। यह स्वतंत्र निकाय है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब संबंधी चुनाव भी कराता है। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। तो जो इसमें जो काल होते हैं 3-4 प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न आपका जरूर पूछ लिया जाता है काल सेट में। आपका 4th इसमें राइट हो जाएगा आंसर। प्रश्नकाल, पहला घंटा जो होता है वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नकाल होता है। और प्रत्येक प्रारंभिक घंटे में प्रश्न किए जाते हैं, जो भी प्रश्न होता है जिसके पास, और उसके कार्यपालिका द्वारा उत्तर दिए जाते हैं। तो संसदीय भाषा में इसको प्रश्नकाल कहेंगे। और भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और समस्याएं सरकार के संज्ञान में लाई जाती हैं ताकि सरकार कार्रवाई कर सके या की जा सके सरकार के द्वारा कार्रवाई। तो ये आपका प्रश्नकाल होता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का विवरण, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। संग्रहण जो होता है इकट्ठा करना होता है, वर्षा जो होती है उसके बाद पानी उत्पादक कार्यों के इस्तेमाल उपयोग के लिए एकत्रित जो करते हैं वही भंडारण है। जल की पूर्ति की जो लागत होती है वह कम हो जाती है और बाढ़ की विकट भी कम हो जाती है, उसमें मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। ये सब समस्याएं हैं। जल संग्रहण कर लेंगे
तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? एक पूछा जाता है आपका नेशनल पार्क से प्रश्न। किस पशु को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? बादुपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा। आपका काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में स्थित है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट आपका है। और हेली नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल है। असम गोलाघाट तथा नागोम जिलों में अवस्थित है। यह 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। तो सन याद रखिएगा 1985 में। और राष्ट्रीय गिर उद्यान गुजरात के एशियाई शेर का आश्रय स्थल है। गिर जो आपका है राष्ट्रीय एशियाई शेर को संरक्षित किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी आपका फेमस है, उत्तराखंड में पांडा बाघ और हाथी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीनों ही फेमस आपके राष्ट्रीय पार्क हैं और एक ना एक पूछे जाते हैं इसमें। अगला आपका निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है आपका उपभोक्ता और पारिस्थितिक तंत्र से। तो इसका उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होगा। उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। उत्पादक होगा जो उत्पाद प्रोड्यूस करते हैं, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक हो जाएगा, डिकम्पोजर हो जाएगा। तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसमें जो ऊर्जा प्रवाह आपकी होती है सदैव उत्पादक से अपघटक की दिशा में ही होता है। यह आपका एक ही दिशा में होता है। और जो इसका पारतंत्र में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो पोषण स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% का होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि 10% का नियम, तो लिंडमान द्वारा दिया गया था ये 10% का नियम। 10% ही ऊर्जा पाते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, प्रोपेन, मीथेन। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजनित गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ये सब शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जीवाश्म ईंधन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। और वर्तमान जो आपका है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.040% हो गई है, जो कि समस्त ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ऐसे कुछ प्रश्न थे आपके, ऐसा सेट था जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी था। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया।